ज्योतिष शास्त्र में राजयोग विचार पर हम बात करेंगे और इसी विषय को लेकर के हम आज अपनी परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के जो जिज्ञासु हैं, जो लोग ज्योतिष शास्त्र में अभी-अभी आए हुए हैं, नवागंतुक हैं और जैसा कि मुझे पता भी है कि भई यहाँ पर आप लोग ज्योतिष के पूर्व पक्ष से नहीं हैं। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि यह जो राजयोग विषय है ज्योतिष शास्त्र का, यह एक अद्भुत और प्राचीन काल से जब मनुष्य के पास कोई सुख सुविधाएं भौतिकता का जीवन नहीं था, तब भी इन राजयोगों का उतना ही महत्व था जितना आज के समय में है। यह राजयोग हमेशा से ही प्रासंगिक रहा है। जैसा कि मैंने ग्रहों के विभाजन के समय में भी आप लोगों से चर्चा किया था कि राजा रविषित करस्तु चेतः, राजा जो है वो हमेशा सूर्य रहा है। सूर्य जो है वो राजा है। राजा क्यों है सूर्य? क्योंकि सिंह राशि जो है सूर्य की अपनी राशि है और सिंह का मतलब होता है शेर। और जंगल में हम सभी को पता है चुनाव नहीं होते, वहां पर शेर जो है वो हमेशा राजा है, उसकी राजसी प्रवृत्ति है, जिसके कारण सूर्य को सिंह राशि का अधिष्ठाता बनाया गया है। ज्योतिष शास्त्र 3 स्कंदों में विभाजित है, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत पक्ष में हम ज्योतिष शास्त्र के गणितीय विषयों का बृहद अवलोकन करते हैं, वहां पर अन्वेषण होता है, शोध होता है। ज्योतिष शास्त्र के जो सिद्धांत पक्ष हैं, गणित पक्ष हैं, उन पर, जिनमें हम ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत पक्ष की यदि बात करें तो त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलनामान प्रभेद क्रमाचारश्च दिशधाम च गणितां प्रश्नास्तथा सोत्तरा बोधिश्रेय ग्रह संस्थिते कचनम यंत्रादि यंत्रोच्यते सिद्धांत सौदार्थोत्र गणित स्कंद प्रबंधे बुधई। विद्वान लोगों ने त्रुटि से लेकर प्रलय काल तक के समय के आकलन का जो गणितीय प्रक्रिया है, उसमें ग्रहों की गति है, ग्रहों के वक्र, अति वक्र, कुटिल, सम, और ये गतियां हैं 8 तरह की, तथा उनके गति के साथ साथ उनके खगोलीय घटनाओं को जिस प्रकार से आप ग्रहण इत्यादि का विचार करते हैं, यह सब गणित के अंतर्गत आता है। सिद्धांत गणित के अंतर्गत है। संहिता को यदि हम बात करते हैं तो उसमें सामूहिक रूप से ज्योतिष शास्त्र ग्रहों के द्वारा जो समूचे विश्व पर एक प्रभाव पड़ने वाला है, उस प्रभाव के स्वरूपों को हम जानते हैं, जिनमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, या फिर अभी कोरोना जैसी महामारी आई थी जो सामूहिक रूप से किसी को प्रताड़ित करती है, अथवा किसी भी स्थान पर सामूहिक रूप से उसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन होरा स्कंद का जो विषय है, उस होरा स्कंद के अंतर्गत हम जन्म पत्रिका निर्माण और जन्म पत्रिका निर्माण के साथ साथ व्यक्ति विशेष, जिसको हम जातक कहते हैं, जिसकी कुंडली का हम अन्वेषण करते हैं, वह जातक के जीवन में राजयोगों का स्वरूप क्या है, तो कुंडली के माध्यम से ही हम इसको जान पाते हैं। वैसे तो राजयोग जानने के लिए आपके पास हस्तरेखा भी है, शरीर शरीर के लक्षण हैं, जिनमें पंच पुरुषों की बात आई है। भद्र पुरुष होते हैं, मालव्य पुरुष होते हैं, शस्त्र पुरुष होते हैं। उन पुरुषों की अलग अलग आकृतियां हैं, उनके चलने के अनुसार, उनके रहन सहन के अनुसार, उनकी बात करने के अनुसार, उनके स्वर विद्या में आवाज के हिसाब से भी हम आकलन कर पाते हैं कि ये व्यक्ति के पास राजयोगी बनने का सामर्थ्य है कि नहीं है। लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं होरा स्कंद के कुंडली विज्ञान के द्वारा, जो कुंडली विज्ञान है, उस कुंडली विज्ञान के द्वारा हम किस प्रकार से पता लगा पाएंगे कि उस जातक के जीवन में राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 12 कुंडली के भाव होते हैं। जो पहला भाव होता है उसको हम लग्न कहते हैं। उसमें संख्या कोई भी लिखी हो, अंक कोई भी लिखा हो, जो अंक रहता है वह लग्न को प्रतिनिधित्व करता है। अंक कोई भी हो लेकिन भाव हमेशा स्थिर रहते हैं। लग्न है तो प्रथम भाव ही है, वहां पर 1 से लेके 12 तक, मेष से लेके मीन तक कोई भी संख्या लिख दी जाए, लेकिन वो हमेशा भाव प्रथम ही कहलाएगा। दूसरा भाव है, दूसरे भाव में कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इतना समझते हैं कि वह द्वितीय भाव है। ऐसे ही तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव होते हैं कुंडली के, जो सामान्य रूप से हम इनके बनने वाले राजयोगों की चर्चा करते हैं। अब इन कुंडली के कुछ भावों की अपनी परिभाषा है। जैसे
हम सबसे पहले केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र भाव कौन से है? कुंडली के जो बीचों बीच के लग्न है, उसके ठीक सामने सप्तम है, चतुर्थ है, चतुर्थ के ठीक सामने दशम है, इनको हम केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र का मतलब हो गया सेंटर। तो कुंडली के सेंटर भाव को आप देखेंगे तो वो बीच के जो भाव हैं वही केंद्र भाव कहलाएंगे। त्रिकोण भाव है पंचम और नवम, 6, 8 और 12 इनको दुस्थान कहा गया है। पड़फर होते हैं केंद्र के अगले, जो 2, 5 और 8 और 11 ये पड़फर होते हैं। इसके ठीक आगे के भाव 3, 6, 9 और 12 ये आपको आपोक्लीम कहलाते हैं। इन भावों की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजयोग को समझने से पहले भावों को समझना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए बन जाता है क्योंकि इन्हीं भावों के संबंध से, इन्हीं भावों के द्वारा, इन ग्रहों के युति संयुति अथवा दृष्टि के द्वारा हमारे राजयोग का निर्माण होता है। अब बात आती है कि भाई ग्रहों में कौन कौन से कारक हैं जो हमें राजयोग प्रदान कर सकते हैं, जिनके द्वारा हमें इसका निर्णय करना चाहिए। तो उसमें आप देखिएगा कि सूर्य है सबसे पहले राजयोग। आज राज्य कर्मचारी कोई है, सरकारी नौकरी वाला है, उसका सूर्य पावरफुल हमेशा रहेगा, सूर्य बलवान होगा, क्योंकि सूर्य की नीच की स्थिति में, सूर्य के अभाव में, सूर्य के अच्छी स्थिति के बिना सरकारी नौकरी लगना मुश्किल है। सरकारी नौकरी लग भी जाए तो कोई छोटा मोटा पद मिलेगा, कोई राजयोगी तो उससे नहीं बन गया। देखिए, जीवन में अपना धनोपार्जन करके अपनी आजीविका को चला लेना, और एक होता है कि अपने जीवन को सुचारू रूप से और समाज के प्रति अपना एक वर्चस्व कायम करते हुए जीवन को चलाना, यह राजयोग के अंतर्गत आएगा। राजयोग, हम किसी की नौकरी लग गई, वो अपने परिवार का पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, अपने भरपेट भोजन कर रहा है, अपने अच्छा वस्त्र पहन रहा है, वो राजयोगी नहीं है। वो भौतिकता को लेकर के शुक्र का कारक उसको हम मान सकते हैं। लेकिन जब बात आती है राजयोग की, तो वहां पर हमें सूर्य को देखना होगा, चंद्र को देखना होगा, बुध की अच्छी स्थिति देखनी होगी, बृहस्पति की स्थिति देखनी होगी। अब देखिए, जब राजयोग की हम बात करेंगे तो महर्षि पराशर अपने पराशरी ग्रंथ में कहते हैं कि केंद्र स्थानम विष्णु स्यात्। मैंने केंद्र की बातें पहले की, क्यों की कि आप समझिए इससे कि केंद्र स्थानम विष्णु स्यात् त्रिकोणम लक्ष्मीर मुच्यते। जो केंद्र भाव हैं 1, 4, 7, 10, इनको विष्णु की संज्ञा दी गई है, और जो त्रिकोण भाव हैं पंचम और नवम, इनको लक्ष्मी कहा गया है। तयोहो संयोग मात्रेण राजयोगो नरो भवेत। तो इन दोनों के संयोग से, माने केंद्र के अधिपति 1, 4, 7, 10 के कोई भी अधिपति ग्रह यदि त्रिकोण में गए हैं, अथवा त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आए हैं, तो ये एक प्रकार से निश्चित रूप से वह व्यक्ति राजयोगी बनता है। अब राजयोग की जो परिभाषाएं हैं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, तो पहले के राजयोग की जो परिभाषा थी, राजयोग का मतलब वो राजा ही होगा। लेकिन आज के समय में कोई राजा नहीं है, प्रजातंत्र है। अब हम तो गणराज्य में रहते हैं, भारतीय गणराज्य में राजा की व्यवस्था खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो क्या राजयोग हमारे प्रासंगिक नहीं रहे? क्या बिल्कुल रहे। गांव का सरपंच है, आपका एक कारपोरेटर है, पार्षद है, कोई विधायक है, कोई नेता है, कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, सांसद है, राज्यसभा का सांसद है, उनका स्वरूप परिवर्तन हो चुका है, लेकिन राजयोग आज भी अपनी उस पूर्णता को बनाए हुए है। यदि हम योगों की बात करें, कुछ योग हैं, तो उन योगों में आप कहेंगे कि भाई छत्र योग में, अच्छा छत्र लेकर के चलते, तो छत्र तभी चलता था जब राजा महाराजा चलते थे, उनके पीछे आगे पीछे चंवर हिलाने वाले रहते थे, और एक छतरी लेके चलता था साथ में। तो अब वो व्यवस्था तो नहीं रही, अब तो व्यक्ति स्वयं का साथी है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है, तो छत्र योग में अच्छे छत्र का मतलब आज के समय में आप उसको बंगलों से ये कर सकते हैं, आप उसकी मर्सिडीज को देख सकते हैं, आप उसकी ऑडी कार को देख सकते हैं, बीएमडब्ल्यू को देख सकते हैं, फॉर्च्यूनर को देख सकते हैं। वाहनों के अच्छे योग राजयोग में जो है वो इन सब का स्वरूप ले लिए। पहले हाथी घोड़े का स्वरूप था। तो थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र जो है आपको विचार करने पर इसलिए मजबूर होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इन वस्तुओं को गहनता से, क्योंकि जब तक हम अपने आकलन के द्वारा और वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए
हम विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा फल कथन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी का जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में तो हर कोई गोरा ही होता है, लेकिन उसके कुंडली में अगर कोई राजयोगी बना, आप लिख दिए कि भैया उसका सांवला स्वरूप होगा, शनि लग्न में बैठा है, कैसे हो पाएगा। इसीलिए तो आप जन्म समय के पहले कुंडली बनाने से पहले आप उसका जन्म स्थान मांगते हैं, और उसका जाति वर्णम तथा रूपम, उसका जाति माने जिस परिवार से वो आता है, उसका गोत्र और उसके पूर्वज, इन्हीं सब से तो उसका शरीर बनेगा। तो शरीर यदि उस स्थान पर वहां की जलवायु और वहां का एनवायरमेंट ठंडा प्रदेश है, वो गोरा ही होना है, तो उसको आप सांवला नहीं बता सकते। इसीलिए अब जो राजयोग बन रहे हैं कुंडली में, तो उन राजयोगों में प्रमुख प्रमुख जो राजयोग है हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए कि कुंडली जब भी आप किसी का आकलन करें और आप सोचना चाहें कि वस्तुतः क्या इसकी कुंडली में राजयोग है, हर किसी को जिज्ञासा होती है जानने की, तो आप केवल लग्न को देखिए, लग्नेश कहाँ गया है, और लग्नेश केंद्र में गया हुआ हो तो भी उसको एक प्रकार से अपने परिवार में अच्छा, माने उसके परिवार में जो भी लोग हैं, क्योंकि यदि कोई राजा के घर में, अंबानी के घर में जन्म ले रहा है, तो भाई वो सीधी सी बात है कि अंबानी के लेवल का तो वो जन्म ले चुका ना, अब उसके आगे बढ़ेगा या उसके पीछे आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए कहा कि लग्ने बुध शुक्रौ यस्य, किसी की भी कुंडली में लग्न में प्रथम भाव में बुध और शुक्र हो, लग्ने बुध शुक्रौ यस्य, यस्य केंद्रे बृहस्पति, और उसके केंद्र में बृहस्पति, दसमे अंगारको यस्य, और दसम में मंगल हो, सजातो कुल दीपक, कुल दीपक का मतलब हुआ कि भाई जितना उसके दादा परदादा उसके माता पिता का धन है, उस धन से और भी वो उस परंपरा को आगे बढ़ाएगा, उससे नीचा नहीं आएगा। ये एक सामान्य बात मैंने बतलाई। इसके बाद से कुछ मान लीजिए कि राजयोग आपके अभी मैं बताऊंगा, जिन राजयोगों की चर्चा करूंगा उनके निराकरण की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि योग बनते हैं फिर वो किसी दोष के कारण दूषित हो जाते हैं, तो उन योगों का प्रॉपर फल हमें नहीं मिल पाता है। तो बृहस्पति को सबसे पहले आप देखिए कि किसी की भी कुंडली में यदि बृहस्पति केंद्र में गया हो, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम शतम हंति व केसरी। कहा कि बाकी के ग्रह उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, यदि किसी के जन्म कुंडली के केंद्र में बृहस्पति गया हो। अब ये कुछ भी का मतलब इन्हीं राजयोगों से संबंधित है, क्योंकि राजभंग योग भी होते हैं, नीच राजभंग योग भी होते हैं, तो उसी संबंधित यह योग है कि यदि किसी के केंद्र में बृहस्पति गया हो, तो वह बृहस्पति उस जातक को राजयोगी बनाएगा, क्योंकि जो भी अशुभ संकेत वाले ग्रह हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे, और वो जो शुभ ग्रहों का फल है उस जातक को मिलेगा। अब राजयोग में जो सबसे पहले प्रथम दृष्टिया हम बात करेंगे, तो प्रथम दृष्टिया हम देखेंगे कि केंद्र में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनकी स्थिति है कि नहीं। राजयोग का विचार करने से पहले हमें यही देखना है कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि यदि ये केंद्र में पड़े हैं, इनमें से कोई भी ग्रह, इनको पंच तारा ग्रह कहते हैं। 3 तरह के ग्रह बतलाए गए, सूर्य चंद्रमा प्रकाश ग्रह है, राहु केतु छाया ग्रह है, और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये पंच तारा ग्रह है। त्रिशांश कुंडली जो बनती है उनमें इन पंच तारा ग्रहों की ही गणना होती है। जो होरा कुंडली बनती है उसमें केवल सूर्य और चंद्रमा की गणना होती है। तो अब यहां पर देखिए कि इन पंच तारा ग्रह यदि केंद्र में पड़े हुए हैं, तो राजयोग की बात जातक पारिजात में आचार्य वैद्यनाथ जी कहते हैं कि मूल त्रिकोण निज तुंग गृहोपयाता भौमज्ञ जीवसित भानुसुता बलिष्ठा केंद्र स्थिता यदि तदा रुच भद्रहंस
मालव्य चारु योग करा भवंती। अब ये मूल त्रिकोण, तो ग्रहों का मूल त्रिकोण, ग्रहों की उच्च नीच राशियां, यह सब आपको पहले के व्याख्यानों में, इसीलिए जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है यह बहुत सुंदर तरीके से किया गया है कि आप ग्रहों से परिचित हो सकें। तो ग्रहों से आप पहले से ही परिचित हो चुके हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ मूल त्रिकोण राशि होती है, कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, कहाँ शत्रु के घर में होता है, कहाँ मित्र के घर में होता है। तो यदि बलवान, कहा कि भाई बलवान ग्रह, तो बलवान ग्रह सीधी सी बात है तभी होगा जब वो अपनी स्वयं की राशि में हो। तो ये पंच महापुरुष योग का यह श्लोक मैंने आपके सामने अभी बोला था। तो उसमें सबसे पहला जो योग होता है वो रोचक नाम का योग होता है। रोचक योग, रोचक योग क्या है कि केंद्र में 1 4 7 10 भाव में यदि मंगल अपने स्वयं की राशि में हो, तो मंगल की स्वयं की राशि कौन सी है, तो मेष वृश्चिक और भौमः, मेष और वृश्चिक। और उच्च का मंगल कहाँ होता है, तो मकरे च महीसुतः, मकर राशि में उच्च का होता है। तो यदि केंद्र भाव में मंगल जो है और उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है, तो उसकी मूल त्रिकोण भी मकर है। तो इन राशियों में मेष वृश्चिक और मकर में मंगल रहे और केंद्र भाव में गया हुआ हो किसी की भी कुंडली में, तो वह क्या बनेगा, रोचक नाम का राजयोग बनेगा। यह रोचक योग का फल क्या होता है, रोचक योग के राजयोग में किसी का भी जन्म होता है तो वह विशेष व्यक्ति होता है। विशेष किस प्रकार से, धन से, वैभव से, युवा होगा, उसकी उम्र कितनी भी रहेगी लेकिन वो कम उम्र का दिखेगा। आप समाज में बहुत सारे इस तरह से आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लोगों की उम्र तो बहुत कम रहती है लेकिन दिखते ज्यादा के हैं। लेकिन यहाँ मंगल जब हो जाएगा तो मंगल से कहा कि वो उम्र से कम का दिखेगा। दूसरा, हमेशा युवा दिखाई देगा। और सेनापति का जो जो कारक है, मंगल के जो जो स्वरूप हैं, वह क्रोधी प्रवृत्ति का होगा। क्रोधी नहीं होगा तो वो उसके अंदर लीडरशिप नहीं आएगी। तो इसीलिए वह इन सभी गुणों से युक्त होगा और दीर्घायु होगा। अगला योग क्या बतलाया, तो रोचक के बाद भद्र योग बतलाया। भद्र योग, बुध अपनी राशि में मिथुन और कन्या में हो और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गया हुआ हो, अपनी उच्च राशि में गया हुआ हो, तो यह केंद्र में बैठा हो बुध, तो भद्र नाम का योग होगा। भद्र का अर्थ ही होता है कल्याण। तो वह जातक अपने जीवन में कल्याण के कार्य करेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार देगा, बहुत सारे लोगों को अच्छे कार्यों में संलग्न करेगा, गलत कार्यों से जोड़ करके वहां से तोड़ करके और अच्छे कार्यों में संलग्न करेगा। जीवन में परोपकार करेगा। भाई परोपकार कब करेगा, जब उसके पास धन होगा। धन वैभव जिसके पास रहता है वही परोपकार की भावना से युक्त हो पाता है और वही परोपकार कर पाता है। यह बुद्ध से संबंधित योग बना। तीसरा योग जो बनता है बृहस्पति से संबंधित हंस नाम का योग बनेगा। यह हंस नाम का राजयोग जो है केंद्र में बृहस्पति के अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी स्वयं की राशि में रहने से बनता है। हंस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। हंस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी उच्च पद पर रहता है, वह किसी मंत्रालय में कार्य करता है, किसी एक शिक्षा विभाग में किसी उच्च पद पर कार्य करता है, और वो जहां भी रहता है शिक्षा और इनसे जुड़ा रहता है, क्योंकि बृहस्पति गुरु का कार्य पठन पाठन और इससे संबंधित होता है। चौथा जो योग बनेगा मालव्य नाम का योग बनेगा। यह मालव्य योग क्या है, तो मालव्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या होगा, सभी प्रकार की सुख संपत्ति और वैभव से युक्त होगा। आज के समय में सुख संपत्ति और वैभव हम किसको जानते हैं, जो चमकता दमकता भौतिक सुख संसाधन का क्षेत्र है। रहने के लिए अच्छा बंगलो चाहिए, चलने के लिए अच्छी गाड़ी चाहिए, जीवन में जो भी सुख सुविधाएं चाहिए वह सब कुछ प्राप्त हो, और उच्च पद पर आसीन हो, किसी विभाग का मुखिया हो, किसी स्वयं के संस्था का संस्थापक हो, यह सब मालव्य योग से संबंधित योग बनते हैं। अंतिम जो योग बनेगा वह शश नाम का राजयोग बनेगा। वह शश राजयोग क्या होता है,
शश राजयोग शनि से बनता है। यदि केंद्र में शनि बैठ जाए, अपनी स्वयं की उच्च राशि में बैठ जाए, अपनी स्वयं की राशि में मकर और कुंभ में बैठ जाए, और वह शनि अपनी मूलत त्रिकोण राशि में बैठ जाए, तब यह शश नाम का योग बनेगा। शश राजयोग भी दीर्घायु करने वाला होता है और जीवन के सभी सुख संपत्ति और सुविधाओं से युक्त करके किसी न्याय के अच्छे पद पर बैठता है। अगर वो मान लीजिए कि भाई अध्यापक है, चाहे कहीं पर नेता है, तो उसको उसकी बात को सब लोग मानने वाले होते हैं। वो जो भी कहेगा उसको सब लोग सुनेंगे और मानेंगे। ये सस योग हुआ। तो ये पंच महापुरुष एक सामान्य राजयोग हुआ। अब ये पंच महापुरुष योग किसी की कुंडली में नहीं बनते हैं, तो क्या वो व्यक्ति के राजयोगी नहीं है? बिल्कुल है। आचार्य वराहमिहिर अपने ग्रंथ में बृहद जातक में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि त्रिभिर उच्चैराज योगो। कोई भी कुंडली आप उठाते हैं, कोई भी जन्म पत्रिका उठाते हैं, यदि उसमें 3 ग्रह उच्च राशि में बैठ जाए, 3 ग्रह या तो उच्च राशि में बैठ जाए या तो स्वगृही होकर बैठे, तो उच्च राशि में बैठ जाने से या स्वगृही में बैठ जाने से भी क्या होगा? यह एक प्रकार का राजयोग बनेगा। और राजयोगों में भी कहा कि भाई 3 कैटेगरी होती है। एक तो गरीब घर में भी जन्म लिया तो भी वो राजयोगी बनेगा। आप देखते हैं समाज में कि बहुत सारे लोग क्या होता है, किसी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आकर के, और उसके बाद से वो राजयोगी बन जाते हैं, किसी अच्छे पद को प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। फिर अखबारों में आप पढ़ते हैं कि भाई रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना आईएएस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बैकग्राउंड राजयोग का नहीं था, लेकिन वो राजयोगी बना, उसकी कुंडली में योग था। दूसरे प्रकार का राजयोग है कि भाई किसी मुखिया, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, जितने आजकल कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप उठा के देख लीजिए, हर किसी का लड़का या तो विधायक है या तो सांसद है। मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वही उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं कि आप राजनाथ जी को देख लीजिए, अमित शाह जी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लीजिए, जितने भी नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, सबको देख लीजिए, सबके बेटे या उनके बच्चे या तो विधायक हैं या कैबिनेट में मिनिस्टर हैं या फिर किसी अच्छे पद पर हैं। तो वो जिस परिवार में, कुल में जन्म लिए, उस कुल के प्रभाव से राजयोगी बने। ये 2 प्रकार के हो गए। तीसरा जो राजयोग बनता है कि राजयोगोत्पन्न, राजयोग के घर में जन्म लिया लेकिन अपने पिता से भी अच्छे पद पर वह गया, अपने बड़े से बड़े पद को उसने प्राप्त किया। जहां पर उसका पिता था, जहां पर उसकी माता थी, जहां तक उसके परिवार का अपना एक लेवल था, अगर उसके परिवार का नाम अपने तहसील स्तर पे जाना जाता था तो वो पूरे राज्य स्तर पे अपना नाम रोशन करेगा, अपने देश के स्तर पे उसका नाम रोशन करेगा। यह राजयोग की कैटेगरी है, इनको हमको समझते चलना है। इसके अतिरिक्त मुख्य मुख्य जो राजयोग बनते हैं, सबसे पहले हम नाभस योगों में चलेंगे। तो नाभस योगों में बनता है जो संख्या योग होते हैं। सो संख्या योग में 7 प्रकार के योग बनते हैं संख्या योगों में, लेकिन उनमें जो राजयोगों की गणना की गई है, राजयोगों में केदार नाम का राजयोग बनता है। किन्हीं 4 ही भावों में, कुंडली के जो 12 भाव हैं, उन 12 में से किन्हीं 4 ही भावों में यदि सारे ग्रह बैठ जाएं तो यह केदार नाम का योग बनता है। केदार योगोत्पन्न जातक जो होगा उसके ऊपर एक इष्ट की कृपा हमेशा रहती है, महादेव की कृपा रहती है। केदार नाम ही भगवान शिव के संबंधित है, तो इष्ट की कृपा रहेगी और किसी के बिना सपोर्ट के भी वह अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य कर पाएगा और बहुत ही गुणवत्तापूर्वक कार्य करके और समाज को एक नई दिशा देने वाला व्यक्ति होता है। फिर एक वीड़ा नाम का योग होता है, अंतिम वाला। ये 7 योग जो होते हैं, गोल, युग, शूल, पास, केदार, पास, दाम और वीड़ा, ये 7 योग होते हैं। तो इनमें वीड़ा नाम का जो योग है यह भी राजयोग के अंतर्गत माना जाता है। वीड़ा योग में 7 ग्रह 7 भाव में, अलग अलग 7 भाव में सारे ग्रह बैठे हों, मैंने किसी ग्रह की कोई युति न दिखाई दे
तो ये एक प्रकार से राजयोग है। इसके अतिरिक्त सूर्य से बनने वाले योग हैं सुनफा, अनफा, दुर्धरा इत्यादि चंद्रमा से, और वेसी वासी योग सूर्य से। यह सब बातें सामान्य हैं। गज केसरी नाम का एक योग बनता है। यदि चंद्रमा से, दो प्रकार से गज केसरी का वर्णन हमें प्राप्त होता है अलग अलग आचार्यों के द्वारा। तो यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति रहता है, देखिए सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा से चौथे, सातवें और 10वें, या फिर चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठा हो, तो इसको एक गज केसरी नाम का योग कहा गया है। इस पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जितने राजयोग मैं बतला रहा हूं, यदि मान लीजिए पंच महापुरुष योगों की हमने बात की, चाहे जो भी राजयोग है, इनमें यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है या पाप ग्रहों की युति पड़ जाती है, तो उसमें जो है फलाफल, जो फल प्राप्त होने वाला है, उस फल में जरूर कुछ न्यूनता आ जाती है, वह पूर्ण रूप से राजयोग का फल प्राप्त नहीं होता है। अब हम बात करेंगे गज केसरी योग के अतिरिक्त। गज केसरी का मतलब होता है हाथी और सिंह, और इन दोनों की युति या तो कुंडली में एक दूसरे से 180 डिग्री पे गुरु और चंद्रमा बैठ जाएं, दोनों की परस्पर दृष्टि संबंध हो रहा हो, या फिर गुरु और चंद्रमा की युति हो जाए केंद्र भाव में, तब भी यह राजयोग बनेगा। और इस राजयोग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी एक प्रख्यात बनेगा। अब ये राजयोग जो है वो धन के क्षेत्र में भी राजयोगी कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में भी राजयोगी कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी राजयोगी बना सकते हैं। आप खान सर इत्यादि को देख सकते हैं। ऐसे ही आप कला के क्षेत्र में भी लोगों को देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख सकते हैं। ये राजयोग इन्हीं ग्रहों से, जिन ग्रह से संबंधित योग बनेगा उसी से संबंधित वो इस प्रकार का अपना परिणाम दे करके और जातक को उस स्वरूप में प्रतिपादित करता है। अब एक चंद्रचूड़ नाम का राजयोग हम बात करेंगे। चंद्रचूड़ नाम का एक राजयोग होता है। चंद्रचूड़ योग क्या है? तो कहा कि भाई नवमेश जो है, नवमेश नवम भाव का अधिपति, वह यदि केंद्र में गया हुआ हो, तो नवमेश यदि केंद्र में चला जाता है तो यह चंद्रचूड़ नाम का एक राजयोग बनता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि केंद्र और त्रिकोण, इन्हीं दो भावों को विशेष रूप से हम देख करके राजयोगों का निर्णय करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि इस प्रकार से हम देख के और इनको समझ भी पाएंगे और राजयोगों का वर्णन हम कर पाते हैं। दूसरी जो बात आती है कि और भी योग बनते हैं। अधियोग है, चंद्र से संबंधित यह योग बनता है अधियोग। अधियोग के अलावा जो है कार्मुक योग है, उसके अलावा सरस्वती योग है, और बहुत सारे इस प्रकार के राजयोग हैं जिनका केंद्र और त्रिकोण से संबंध होकर के ही निर्माण होता है। और राजयोग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, सुविधा, वैभव को प्राप्त करते हुए अपने इस संसार में अच्छा नाम करता है। अच्छे लोगों के कुंडली में ही यह योग बनता है। वह स्वभाव से भी अच्छा होगा, विचार से भी अच्छा होगा, उसकी वाणी भी पवित्र होगी। और आपने कभी नहीं देखा होगा कि बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छे योगों में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी छोटी हरकत करता है, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो ये अखंड साम्राज्य नाम का एक राजयोग बनता है जो महाराणा प्रताप की कुंडली में था। अखंड साम्राज्य योग जो है वह केंद्रेश और त्रिकोणेश, माने केंद्र के कोई भी भाव का मालिक हो और पंचम नवम का कोई भी मालिक हो, ये कहाँ गए हो? ये गए हो पंचम भाव में, या फिर ये नवम भाव में गए हुए हो, और दोनों की युति बनती हो, तो ये अखंड साम्राज्य नाम का राजयोग बनता है। तो यह महाराणा प्रताप की कुंडली में था। बहुत सारे राजयोग हैं इस प्रकार से जिनका हम वर्णन कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे हस्तरेखाओं से किस प्रकार से हम राजयोग की चर्चा कर सके। थोड़ा सा हस्तरेखाओं पर भी हम देखेंगे। तो हाथ की जो रेखाएं होती हैं यह सभी लोग जानते हैं। इसमें ये गुरु पर्वत, मंगल पर्वत और बुध पर्वत, चंद्र और शनि और सूर्य, इनसे संबंधित ये पर्वत हैं।
इन पर्वतों में देखिए सबसे पहले हाथ जो होता है, या एक सामान्य हाथ होता है जो मध्यम कद का होता है, एक छोटा सा हाथ होता है और एक थोड़ा सा बड़ा होता है। जो बड़ा हाथ होता है वह निश्चित रूप से एक राजयोगी का ही हाथ होता है। आप जितने भी हमारे महापुरुषों के हाथों को देखेंगे, उनकी आकृतियों को देखेंगे, उनके हाथ सामान्य हाथ से थोड़े बड़े होते हैं, उनके पंजे बड़े होते हैं। हाथ की रेखाएं जो हैं वो जितनी स्पष्ट होंगी उतना ही अधिक वह राजयोग की ओर इंगित करेगा। शरीर की आकृति देख करके भी जो शरीर के लक्षण इत्यादि बतलाए गए हैं उनके अनुसार भी आप राजयोगों का निर्धारण कर सकते हैं। वो उसका स्त्री का और पुरुष का दोनों का लक्षण बतलाया गया है, क्योंकि वह विषय विस्तार बहुत अधिक हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जन्म पत्रिका और इससे ही संबंधित बात कर रहे हैं। तो कुंडली देखने के बाद कुंडली निर्धारण के लिए जिन ग्रहों का मैंने आपको पहले के व्याख्यानों में बात किया हुआ है कि भाई कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं। दूसरा ये है कि भावों के कारक भी हमें समझना होगा कि प्रथम भाव का कारक कौन है, सप्तम भाव का कारक कौन है, दसम भाव का कारक कौन है, क्योंकि ये कारक जो होते हैं उन उन क्षेत्रों में, जैसे मैंने एक श्लोक बतलाया था कि 10वें अंगारको यस्य, तो दसम भाव का कारक जो होता है वो मंगल होता है वहां पर से, इसीलिए मंगल वहां पर दिग्बली हो जाएगा, तो इसीलिए उससे संबंधित राजयोग भी बनेंगे। इसके अतिरिक्त भी इंद्र योग है, चाप योग है, और ये बहुत सारे योग बनते हैं जिन राजयोगों का निर्धारण हम जन्म पत्रिका के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से उस जातक के आने वाले जीवन के शुभाशुभ घटनाओं को हम जान सकते हैं। अब बात हम करेंगे कि इन राजयोगों का फल मिलता कब है। राजयोग तो है कुंडली में, लेकिन हमने देखा कि वो संघर्ष कर रहा है। तो अब उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको नक्षत्रों को समझना है। जो 27 नक्षत्र हैं इनमें जो गंड मूल वाले नक्षत्र हैं, अश्विनी, श्लेषा, मूल, मघा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 6 नक्षत्र जो है, इन नक्षत्रों में यदि कोई भी जातक का जन्म होता है तो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से वह जातक जो है सामान्य लोगों की तरह नहीं रहेगा। वह हर जगह प्रथमतया ही रहेगा। और मूल में जन्म लेने वाले जातकों के बाद, क्योंकि राजयोग तो उसका बाल्यकाल से ही शुरू हो गया, लेकिन अब वो एक दिन का ही पैदा हुआ, 2 महीने का हुआ है, तो 2 महीने में उसको कौन सा राजयोग, तो राजयोग तो वैसे ही है, मम्मी पापा उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो राजयोग उसको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पिता का कोई पदोन्नति हो जाएगा, कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी, कुछ अच्छा उसके जीवन में हो जाएगा, और उस बालक, भाई सीधी सी बात है कि उसका भाग्य खींच के उसके पिता को लाभ देगा। और जब पिता को लाभ देगा तो पिता जब झोपड़ी में से उठ के बंगलों में जाएगा तो इसको भी तो उठा के ले जाएगा, भले ये 2-3 महीने का है, साथ में ले जाएगा। तो इसके योग था ही नहीं झोपड़ी में रहने का, इसीलिए जन्म के बाद पिता को ये योग मिलेंगे और जिसके कारण उसको लाभ भी मिलेगा। तो ये राजयोग जो होते हैं ये बाल्यकाल से प्रारंभ हो जाते हैं। अब कई बार आप देखते हैं कि भाई जीवन में संघर्ष व्यक्ति कर रहा है, उसके कुंडली में सभी प्रकार के शुभाशुभ योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, फिर उसको फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने वही कहा कि सबसे पहले हमें नक्षत्रों के गुणधर्मों को जानना है, क्योंकि यदि हम राशि पर से किसी का भी फलादेश करते हैं तो राशि जो है वो स्थूल है, मोटा मोटी हिसाब किताब है। ब्राह्मण ग्रंथों में और वैदिक काल में नक्षत्रों की बात होती थी, राशियां उस समय वैदिक काल में नहीं थी। उस समय हम नक्षत्रों पर से, हम सूक्ष्म गणना के लोग थे, और जैसी जैसी सुविधाएं बढ़ी हम राशियों पर आके अटक गए और स्थूल होते चले गए। ऋषियों ने, इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में वह ऋषि अपने शिष्य को कहता है कि कृत्तिकासु अग्निम आदधीत, कृतिका में अग्नि का आधान करो। तो उसका शिष्य पूछता है कृतम वही कृत्तिकासु, कृत्तिका में क्यों गुरुजी? एतद वैर अग्नेर नक्षत्रम, यह अग्नि का नक्षत्र होता है। तो अग्नि का नक्षत्र हुआ, इसका मतलब कि अग्नि तत्व प्रधान नक्षत्र हुआ। कृत्तिका नक्षत्र के जितने भी जातक होंगे वो अग्नि तत्व प्रधान रहेंगे, उनके पित्त तत्व हमेशा उनके जीवन में बढ़ा रहेगा। तो वात, पित्त और कफ, इन 3 प्रकृति से हमारा शरीर चलता है। तो इन चीजों को बहुत डिटेल में जानने के लिए हमें नक्षत्रों में जाना पड़ेगा। उन्हीं नक्षत्रों की गणनाओं से हम जो भी जन्म पत्रिका इत्यादि बनाते हैं
तो जन्म पत्रिका में भी क्या होता है कि नक्षत्रों को लेकर के ही हम दशाओं का निर्धारण करते हैं कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ तो वह कौन सी दशा में जन्म हुआ। लेकिन वहां भी आप सूक्ष्मता के लिए देखिए कि हमें बतलाया कि भाई नक्षत्रों के चरणानुसार, मान लीजिए कि भाई किसी का जन्म होता है कृत्तिका नक्षत्र में, तो कृत्तिका नक्षत्र का जन्म हुआ और कृत्तिका नक्षत्र में जन्म होने से ये ज्ञात हुआ कि सूर्य की महादशा में इसका जन्म हुआ है। लेकिन सूर्य की दशा तो 6 साल की है, तो उस जातक का कितना समय शेष है और कितना व्यतीत हो गया, यह जानने के लिए फिर हम नक्षत्रों के चरण पर जाते हैं। तो नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, तो यदि 4 चरण हम 6 वर्ष सूर्य के कृत्तिका के 4 चरणों में बांट दें तो एक एक नक्षत्र के चरण में 1.5 साल का समय चला जाएगा। तो प्रथम पाद में जन्म हुआ कृत्तिका के, तो हम ये मोटा मोटी हिसाब किताब लगा लेंगे कि भाई इसका अभी भी 4.5 साल का समय शेष है ये भोगने के लिए सूर्य की दशा। दूसरे चरण में जाने से 3 साल हो जाएगा और चौथे चरण में जाने से 4.5 साल व्यतीत हो जाएगा, केवल 1.5 साल बाकी रहेगा। तो ये भयात और भवोग की जो परिकल्पना है, जो गणित है, इन गणितीय विधाओं के द्वारा जब तक हम इन नक्षत्रों के गुण धर्मों को नहीं जानेंगे, नक्षत्रों के द्वारा प्रतिपादित दशाओं को नहीं जानेंगे। अब इन दशाओं को भी हमें समझने के लिए सबसे पहले गुर्जरे कच्छ सौराष्ट्र पांचाले सिंधु पर्वते दशाष्टोत्तरी ग्राह्या अन्य विंशोत्तरी मता। तो कौन से जगह पर हर किसी को आप विंशोत्तरी दशा से ही फलादेश नहीं कर देंगे और हर किसी को आप अष्टोत्तरी से ही फलादेश नहीं कर देंगे। अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी का भेद है। कहां पर अष्टोत्तरी का प्रयोग होगा, कहां पर विंशोत्तरी का प्रयोग होगा। जातक का शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, जातक का कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, जातक का दिन में जन्म हुआ है, रात में जन्म हुआ है, कौन से समय में कौन सी दशा का प्रयोग करना है, इन सब चीजों को, गूढ़तम बातों को, व्याख्यान का मतलब ये नहीं कि मैं केवल अच्छी अच्छी बातें कह दूं और हम व्याख्यान को पूरा करें। मेरा ये मानना है कि व्याख्यान में हम लोग जुड़े हुए हैं तो अन्य विषयों को लेकर के और हम चिंतित हों, हम जाने हैं कि वस्तुतः ऐसा क्या है कि ये राजयोग का फल, हर कुंडली में राजयोग तो है लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम समय की गणना को सही प्रकार से नहीं देख पा रहे हैं। आचार्य वराहमिहिर के द्वारा जो दशा का क्रम बतलाया गया है उसको हमें समझना होगा, क्योंकि वो अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी की बात नहीं करते, वो लग्नेश की बात करते हैं, चंद्र की बात करते हैं और सूर्य की बात करते हैं। और वहां से दशाओं की गणना होती है, लग्नेश की पहले होगी कि सूर्य की होगी, चंद्रमा की होगी, फिर बाद में कौन से ग्रह की दशा होगी। दशाओं के अनुसार ही तो फलाफल का कथन विचार किया जाएगा और उन दशाओं को समझने के लिए नक्षत्रों को समझना है, नक्षत्रों के चरण को समझना है, उसकी गणितीय प्रक्रिया को समझना है। क्योंकि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर आज दिनांक तक, आज हम लोग 9 जनवरी में जी रहे हैं, तो उस 9 जनवरी तक कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर आचार्य वराहमिहिर की दशा पर काम नहीं कर पाया है। सब सारी दशाएं सीधी सीधी है तो हर किसी को वो देखने में बहुत आसान है, लेकिन नहीं। आचार्य पराशर अपने ग्रंथ में कहते हैं कि भाई किसी भी विषय को पढ़ने के लिए 2 स्टेज होता है, एक सामान्य होता है और एक विशेष होता है। उस विषय का विशिष्टम ज्ञानम इति विज्ञानम, उस विषय का विशेषज्ञ बनने के लिए। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे राजयोग की, वो तब सामान्य चीजें थी, लेकिन अब जो मैं बातें कह रहा हूं, जो बातें हम चर्चा में ये कर रहे हैं, यह विशेष रूप से हैं कि हमें उन दशाओं के क्रम को जानना होगा, नक्षत्रों के गुण धर्म को जानना होगा। क्योंकि मेष राशि कह देने से मेष राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्रों का समावेश हो जाता है। तो अश्विनी नक्षत्र वाला जातक वैसा सेम नहीं हो सकता जैसा भरणी वाला होगा, और भरणी वाला वैसा नहीं हो सकता जैसा कृत्तिका वाला होगा। तो हमें सूक्ष्मता की ओर उतरना है, नक्षत्रों के गुण धर्म को जानकर और उन पर थोड़ा सा अध्ययन करके और फिर आगे बढ़ना है। ज्योतिष शास्त्र जितना ही प्राचीन है उतना ही नवीन है, इस पर मंथन और चिंतन की आवश्यकता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई है, मैं आपको सुना दूं। एक बार एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को, साथ में 2 शिष्य थे, दोनों शिष्यों को साथ में पढ़ाया, बहुत अच्छा उनको स्वर विद्या का ज्ञान कराया कि आप इधर जा रहे हैं, कोई पक्षी बोलता है या फिर कोई शंख की आवाज आती है या फिर कोई नई नवेली दुल्हन का दर्शन हो जाता है या फिर कोई कन्या दिख जाती है, कोई मंदिर दिख जाता है,
गाय माता दिख जाती है, तो क्या क्या इनके शुभाशुभ आपके फल होंगे, उस यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बातों को उन्होंने बहुत डिटेल में दोनों शिष्यों को पढ़ाया। दोनों शिष्य एक बार कहीं जा रहे थे अपने रिश्तेदार के यहाँ। वहां पर पेड़ पर बैठा एक पक्षी कुछ स्वर कर रहा था, कुछ आवाज कर रहा था। दोनों ने बड़े ध्यान से सुना और एक ने कहा कि देखा, आज हम जहां जा रहे हैं वहां खीर मिलेगी। दूसरे ने कहा खीर तो मिलेगी बेटा, लेकिन वो खीर खट्टी मिलेगी। तो बोला कैसे? तो बोलो चल के देखते हैं। दोनों पहुंचे अपने मामा के यहाँ। वहां पर गए, सुबह सुबह जैसे ही पहुंचे तो भाई उन्होंने कहा नानी ने कि भाई मैंने तुम्हारे लिए तो सही समय पर आ गए, तुमको तो मैंने खीर बना रखी है। खीर बना रखी है तो बिल्कुल अब आ गए, मेहमान आ गए, इनको खिलाओ। दोनों को बैठा दिया, थाली लगा दी, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक ने कहा था खट्टी मिलेगी, मीठे वाला ने कहा देखा, मैं तुमको पहले ही बोल रहा था कि खीर मिलेगी, और देखो यहाँ आते ही मिल गई। क्योंकि वो पक्षी आवाज कर रहा था, उसका मतलब यही था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां हमें इस प्रकार का भोजन मिलेगा, भोज्य पदार्थ मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, खीर आ तो जाने दो थाली में। उधर से खीर आई, लेकिन उसकी नानी जो थी वो वृद्धावस्था में थी, उसने दूध की जगह में दही में चावल मिला के उबाल दिया था। जैसे ही दोनों के पास आया तो वो खट्टे वाले जिसने कहा था खा के देखो क्या है, तो वो दही चावल निकला। अब वो जब दही चावल निकला, खा लिया इन लोगों ने, तो वहां से जब वापस चले तो दूसरे वाले शिष्य जो था उसके मन में थोड़ा सा गुरुजी को लेकर आक्रोश आया कि गुरुजी ने लगता है इसको किनारे ले जाके अलग से पढ़ा दिया, हमें तो कुछ बताया नहीं। तो जब अलग से पढ़ा दिया और हमें सही प्रकार का ज्ञान नहीं दिया, इसका मतलब गुरुजी का पक्का वाला शिष्य तो यही है, मुझे तो बताया नहीं पूरी तरह से बातें को। तब गुरुजी के पास जब दोनों गए, गुरुजी को जाकर के उसने उलाहना दिया कि भाई आपने गुरुजी ऐसा क्या कर दिया, ऐसा इसको अलग से क्यों पढ़ा दिया। गुरुजी ने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जो विद्या पढ़ाई दोनों को साथ में पढ़ाई है। दूसरे वाले को बुलाया कि भाई क्या बात हो गई, तुमने कैसे बतला दिया कि ये खट्टी खीर मिलेगी। उसने कहा गुरुजी वो पक्षी सही बोल रहा था, समय भी सही था, हम जा भी सही रहे थे, हम जिस रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे वहां खीर भी मिलना तय था, लेकिन वो पक्षी जो था वो इमली के पेड़ पे बैठ के बोल रहा था गुरु। तो इसका मतलब है कि हमें केवल सुनी सुनाई बातों को या शास्त्र में जिस प्रकार से लिखा है उसको ना करके उस पर थोड़ा सा अपना गहन अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि किसी के लिख दिया कि भाई मृत्यु के योग बन रहे हैं, बहुत सारे आप देखते हैं समाज में ज्योतिषी बता देंगे कि आपका मार्केश योग बन गया, मृत्यु का योग बन गया। तो भाई वही ज्योतिष शास्त्र तो कहता है ना कि मृत्यु का जो योग है वो ऐसे मृत्यु के योग नहीं बनते हैं। क्यों? व्यथा दुखम भयम लज्जा रोग शोकम तथैव च मरणम अपमानम च मृत्यु अष्टविधा स्मृता। 8 प्रकार से मृत्यु की परिभाषा की गई है। तो हम किसी को भी कोई भी फल कथन करें उसके पहले निश्चित रूप से समझ लें, जान लें। और जो राजयोगों की हम आज बात कर रहे हैं, इन राजयोगों का फल उन्हीं ग्रहों की दशाओं में, मैं ये जो कहानी आपको बतलाया वो सिर्फ यही बतलाया कि यदि प्राचीन काल के अनुसार आपके ग्रंथ में वह फलाफल बात की गई है तो आधुनिक युग में उसका क्या उपयोगिता हो सकता है। क्योंकि आज देखिए 9 संख्या है, 1 से लेकर 9 तक अंक है, उसी में पूरी दुनिया घूम रही है, पूरी दुनिया का माया जाल। केवल गुजरात और केवल मध्य प्रदेश और केवल भारत नहीं, समूचा विश्व इसी 9 संख्या की जाल में घूम रहा है। ठीक उसी प्रकार से नवग्रह जो हैं, उन्हीं नवग्रहों के कारक और कारकत्व को लेकर के, क्योंकि जब आजीविका का लेक्चर मैंने दिया था तो उसमें मैंने बतलाया था कि कौन सा ग्रह किस फील्ड का कारक होता है। तो ग्रहों की अपनी जन्मभूमि है, ग्रहों का अपना गोत्र है, ग्रहों की अपनी दिशाएं हैं, ग्रहों का अपना स्थान है। इन सब का निर्धारण करते हुए हम राजयोगों के फलाफल को कहेंगे और उसको हम समझ पाएंगे, तो बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसका प्रतिपादन भी कर पाएंगे। और इस प्रकार से राजयोग से संबंधित हम चर्चाओं को समझ सकते हैं।